हेलो व्यूवर्स, अड्डा 24/7 की क्लास में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज व्यापारी भारत में सूरत, मसूलीपट्टनम और मुंबई में अपने व्यापारिक अधिकार को बढ़ा लिए थे। इस बार हम चर्चा करेंगे बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य का, कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में बंगाल पर अपना अधिकार जमा पाए थे। बात जब हम बंगाल की करते हैं तो बंगाल एक ऐसा बड़ा क्षेत्र था जो 3 बड़े क्षेत्रों से मिलकर के बना था। बंगाल में जो 3 क्षेत्र शामिल थे उसमें था बंगाल स्वयं, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र मिला करके एक सूबे का निर्माण करता था। इस सूबे का जन्म मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था और यहाँ पर निजामत दी जाती थी, यानी टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दी जाती थी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में 1576 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण था, जिस समय मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सूबा घोषित किया था। मुगल सम्राट के बनाए गए नियमों को 1576 से 1717 ईस्वी तक फॉलो किया गया, यानी अनुसरण किया गया। मुगल सम्राट ने जो नियम बनाए थे उस नियम के अनुसार इस सूबे पर केवल और केवल मुगल सम्राट के घर और परिवार के लोग ही वायसराय के रूप में अपने आप को नियुक्त कर सकते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसका वायसराय यानी गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त नहीं हो सकता था। इसी क्रम में 1651 में शाह शुजा को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। सूबेदार शाह शुजा 1651 में अंग्रेज व्यापारियों को पहली व्यापार करने की अनुमति दी थी। यह अनुमति अंग्रेज व्यापारियों को एक उपकार करने के बदले मिली थी और वह उपकार था शाह शुजा के हरम में एक बीमार स्त्री को ठीक कराने का। उस समय अंग्रेज व्यापारियों का डॉक्टर गैब्रियल सूबेदार शाह शुजा के हरम में एक स्त्री का इलाज किया। इस इलाज के बदले उपकार करने के एवज में सूबेदार शाह शुजा ने एक निशान दिया। निशान का अर्थ होता है एक परमिशन दिया, उस परमिशन को ये निशान बोले और उस परमिशन के अनुसार अंग्रेज व्यापारी 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करते हैं। इस व्यापार के करने के साथ साथ इन्होंने हुगली नामक स्थान पर पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित कर ली। हुगली आगे चलकर बहुत बड़ा डॉकयार्ड बना, बहुत बड़ा पत्तन बना, जिससे अंग्रेज व्यापारियों को बहुत सारा लाभ मिलना शुरू हो गया। हम आगे आपको बता दें कि बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है 1717 और इस परिवर्तन में 3 मुस्लिम डायनेस्टी बंगाल में स्थापित होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 1717 से लेकर के 1880 तक बंगाल में 3 बड़े डायनेस्टी होते हैं और ये 3 बड़े डायनेस्टी अंग्रेजों के लिए अच्छा भी साबित होते हैं और बुरा भी साबित होते हैं। तो नासिरी सल्तनत, अफसर सल्तनत और नजवी सल्तनत, ये 3 ऐसे सल्तनत हैं जिसमें अलग अलग तरीके के और अलग अलग सिद्धांतों के नवाब आए। नासिरी सल्तनत में कई नवाब थे, लेकिन हम यहाँ पर एक नवाब का नाम लेना चाहेंगे जिनका नाम था मुर्शीद कुली खां। अफसर सल्तनत में 2 बड़े नवाब का समय था, जिसमें पहला था अलीवर्दी खां और दूसरा था उसके बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला। नजवी सल्तनत में 2 बड़े नवाब हुए जो अंग्रेजों के कठपुतली कह लीजिए कि अंग्रेजों के कठपुतली बने थे। उनका नाम था मीर जाफर और मीर कासिम।
इस तरीके से 1717 से लेकर के 1880 तक बंगाल में जो उठापटक हुई, उस उठापटक का पूरा लाभ अंग्रेज व्यापारियों को मिला। 1717 का समय एक महान परिवर्तनकारी घटना को लेकर आया था और यह महान परिवर्तनकारी घटना फर्रुखसियर के शासनकाल में था। उस समय मुगल सम्राट फर्रुखसियर शासन कर रहा था। अचानक इसे एक गंभीर बीमारी हो गई और इस गंभीर बीमारी का इलाज फिर एक बार अंग्रेज व्यापारियों के सर्जन ने किया और उस व्यापारी के सर्जन का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर के फोड़े का ऑपरेशन करके फर्रुखसियर की जान बचा ली। इसके बदले में फर्रुखसियर एक बड़ा शाही फरमान लिख दिया और वह शाही फरमान अंग्रेज व्यापारियों को लिखा। इतिहास में इसका काफ़ी बड़ा नाम हुआ मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का महाधिकार पत्र। ये वही महाधिकार पत्र है जिससे अंग्रेज व्यापारी पूरे बंगाल में भरपूर लाभ ले रहे थे और यही मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी अंग्रेज व्यापारियों के लिए एक अच्छा दुधारू गाय साबित हो जाएगा। लेकिन फर्रुखसियर को इस बात का पता नहीं है कि वह क्या करने जा रहा है। फर्रुखसियर इतिहास में जब मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी लिख रहा था तो संभवतः उसे इस बात का ज्ञान नहीं रहा होगा कि आगे के समय में अर्थव्यवस्था किस करवट लेने जा रही है। फर्रुखसियर के अज्ञानता का लाभ उठाकर अंग्रेज व्यापारियों ने जो नियम और शर्तें लिखवाईं, उसमें पहला शर्त था 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले सूरत में कर मुक्त व्यापार, और दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तनकारी घटना था वह था कंपनी का टकसाल स्थापित करना, यानी मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मुंबई में स्थापित किया जाना था। ये दोनों बड़ी शर्तें भारत के अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाती है। और कंपनी का टकसाल बनने के साथ साथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पाउंड भारत में चलने लगता है तो वह मुगल सिक्कों को अपने स्थान से हटा देता है, जिसका नतीजा भारत के व्यापारियों पर पड़ता है और भारत के व्यापारी मुगल सिक्कों को लेने से इनकार कर देते हैं। यह व्यवस्था बहुत तेजी से चलती है और अंग्रेज व्यापारी बहुत तेजी से अपना व्यवसाय आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। 1717 में जिस समय सम्राट फर्रुखसियर ने कंपनी को एक महाअधिकार पत्र लिखा था, उस समय बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां था। आप यहाँ देख सकते हैं, मुर्शीद कुली खां नासरी सल्तनत का नवाब था। यहाँ आपको बता दें, सूबेदार, नवाब, निज़ाम सबका मतलब एक ही है। यानी अगर हम कहते हैं सूबा का सूबेदार है तो इसका मतलब है कि वह रेवेन्यू कलेक्शन करने का पूरा काम देख रहा है। रेवेन्यू कलेक्शन करने का यहाँ मतलब ये है कि वह मुगल सम्राट के द्वारा उपकृत किया गया है, यानी मुगल सम्राट के द्वारा ऐसी व्यवस्था में लाया गया है कि वह मुगल सम्राट के लिए काम करे। मुर्शीद कुली खां अंग्रेजों को ज़्यादा तंग नहीं कर रहा था। अपनी व्यवस्था में यह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के अनुसार काम करने लगा। लेकिन 1740 में अफसर सल्तनत जब बंगाल पर हावी हुआ तो उस समय बंगाल का दूसरा नवाब अलीवर्दी खां बना और अलीवर्दी खां भी अंग्रेजों से ज़्यादा टक्कर लेना नहीं चाहता था। उसने कहा भी कि अंग्रेज एक ऐसे मधुमक्खी हैं जिन्हें अगर छेड़ा जाए तो वह काट काट कर खा जाएंगे और अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये हमें शहद देंगे। लेकिन इस सिद्धांत को ज़्यादा आगे तक चला पाना मुश्किल रहा। उधर जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसकी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना। सिराजुद्दौला बंगाल
बिहार, उड़ीसा यानी बंगाल के सूबे में व्यापार कर रहे अंग्रेजों को बिल्कुल भी नहीं भाता था, क्योंकि वह हर जगह अंग्रेजों को अपनी व्यवस्था ना अपनाने के लिए जोर डालता था। वो कहता था जो हमारी व्यवस्था है उसके अंतर्गत काम किया जाए, लेकिन अंग्रेज उसकी व्यवस्था को मानने से इनकार कर देते थे और हर जगह मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी दिखा करके उसके ऊपर दबाव डालते थे। क्या अलीवर्दी खां का पौत्र सिराजुद्दौला अंग्रेजों की व्यवस्था को मानेगा, या क्या वह अपनी व्यवस्था को मनवाने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालेगा? क्या होगा बंगाल का भविष्य? क्या बंगाल में अंग्रेज सिराजुद्दौला के शासनकाल में वापस चले जाएंगे, या सिराजुद्दौला को बंगाल से ही हटा देंगे? यह देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।